Hello students, now next topic is fundamental forces in nature. फंडामेंटल का मतलब क्या है कि जो फोर्सेस हम डेली लाइफ में सी करते हैं, जो मतलब फंडामेंटल हैं, जो बेसिक फोर्सेस हैं, जैसे मस्कुलर फ्रिक्शन फोर्सेस, ये सारी क्या आती हैं ड्यू टू द टेम्परेचर एंड इल्यूरेशन ऑफ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग्स। फ्लूइड और गैस प्रेशर होता है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इंटरएटॉमिक, इंटरमोलिक्यूलर, ये सारी मतलब ना हम अगर कैटेगराइज करें तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ 4 फोर्सेस बच जाती हैं। बाकी सारी क्या फोर्सेस हैं, ये डिराइव्ड फोर्सेस हैं। अगर हम ओरिजिनेशन के बेसिस पर इनको कैटेगराइज करें तो हमारे पास सिर्फ 4 फोर्सेस बचती हैं। उसमें क्या होती हैं कि हमारे पास 4 में से फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? इट इज़ अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस की वजह से जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो कोई भी 2 मासेस हैं, ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम कैपिटल R है, तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये आपने पढ़ा ही हुआ है। G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज़ द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मासेस। ठीक है, ये क्या होती है? यूनिवर्सल फोर्स होती है, मतलब हर जगह ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस करेंगे इस फोर्स को ड्यू टू देयर मास। अब इसी फोर्स की हमें एविडेंसेस क्या मिलते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, ये जैसे हमने सन दिखा रखे हैं, सन के अराउंड ये ऑर्बिट्स हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इसमें क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? प्लैनेट्स। ये क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ट्री बना रखे हैं जिस पे बहुत सारे एप्पल्स हैं, एप्पल नीचे क्यों गिर रहे हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। चार्जेस एट रेस्ट, उनमें क्या होएगी? इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन, और जो इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन होएगी अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसमें तो हमेशा क्या होती है? अट्रैक्शन। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर लाइक चार्जेस हैं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो उनमें क्या होएगी? रिपल्शन। चार्जेस इन मोशन जो होते हैं, ये तो चार्जेस एट रेस्ट था कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। बट अगर चार्ज मूव कर रहे हैं तो वो एक और फोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इन अकॉर्डिंग्स विद Q/V, मतलब अगर चार्ज मूव कर गया विद वेलोसिटी v, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को टुगेदर डील करें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक को, तो हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यह आपने अब 10th में भी पढ़ा था। कैसे? ये मान लो करंट कैरिंग वायर है, अब आप यहाँ पे लगा देते थे राइट हैंड थंब रूल, तो इसके अराउंड आपको क्या मिल जाता था? मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाती इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। इसके अपोजिट अगर किसी कॉइल में से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड द प्लेन या आउटवर्ड द प्लेन, 2 टाइप के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी मिलते थे। उससे भी आपने डायरेक्शन पढ़ी हुई है। करंट कैरिंग वायर है, ये इस साइड से करंट जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता था? साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो वहाँ पर क्या बन जाता था? नॉर्थ पोल। तो करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग कॉइल्स आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो उसकी वजह से क्या आएगी? मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों को हम मिला के क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर जो थर्ड टाइप है फोर्स की, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या आती है? जैसे मान लो ये एटम है, इसके बीचों बीच एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में लड़ाई करके और एक बाहर आ गया।
ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से हेल्ड होते हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वरना होना क्या चाहिए? प्रोटॉन कह रहा है कि मेरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? रिपल्शन। ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर न्यूक्लियस से बाहर आ जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होता। ये दोनों स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसलिए ये न्यूक्लियस ही अंदर ही रहते हैं। और अब ये देखो, पॉजिटिव के बीच में भी अट्रैक्शन हो रही है। फर्दर जो प्रोटॉन होंगे ना, उनके बीच में भी क्या है? अट्रैक्शन है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है जितना कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में मिलती है। तो मतलब क्या होता है कि ये जो फोर्स है वो क्या है? चार्ज इंडिपेंडेंट है, एक्ट्स कर रही है इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। रिसेंट डिस्कवरी से हमें क्या पता चला कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बिल्डअप होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मतलब प्रोटॉन भी अपने आप में बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, उसको भी हम फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वार्क्स बोलते हैं। बोहर मॉडल ऑफ लिथियम एटम, न्यूक्लियस क्या होता है? टाइटली बाउंड एंट्री होती है विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट्स, डेफिनेट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। फिर जो हमारे पास फोर्थ टाइप आती है दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस में ही आती है, जैसे कि बीटा डीके। बीटा डीके का क्या मतलब होता है? बीटा डीके का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा डीके होते हैं। बीटा डीके में न्यूक्लियस जो करता है, एमिट करता है एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिनो। ये जैसे हमने दिखा रखा है, ये क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है 3,1, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये क्या है हमारे पास? ट्रिटियम है। इसमें न्यूक्लियस में से क्या बाहर निकल गया? एक बीटा पार्टिकल, एक न्यूट्रिनो। बीटा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बना हमारे पास वो क्या बना? हीलियम 2-3 बन गया अब, ठीक है। तो बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, एक अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो आया। इस पार्टिकल को जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, प्रेडिक्ट किया था, वो किया था पॉली ने। और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब ये भी तो दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस के बीच में थे और प्रोटॉन भी थे। तो हमने न्यूक्लियर फोर्स को भी दो पार्ट्स में क्यों बोला? ये स्ट्रॉन्ग बोल दी, ये वीक बोल दी, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कभी भी बाहर नहीं आते। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो बाहर आ गया फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर फोर्स तो है, बट ये वीक है क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियस में से वो चीज़ बाहर आ सकती है, ठीक है। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी? बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे आपको कभी भी ये वर्ड दिख जाए ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, जो वर्ड आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं सुना हो, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में बेसिकली ये भी बेसिक पार्टिकल्स नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ये भी किसी और से बने हुए हैं। तो जब भी वो नेम दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। उन दोनों के बीच में हमेशा क्या मिलेगी आपको? वीक न्यूक्लियर फोर्स मिलेगी। अब बेसिक टेबल है हमारे पास जो कि शो कर रही है अबव फोर्सेस की स्ट्रेंथ को। ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ बता रखी है रिलेटिव कितनी? 10⁻⁻39। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, प्लूटो, मतलब काफ़ी दूर दूर के प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। किस पर ऑपरेट करती हैं? ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ होती है 10⁻⁻13। वेरी शॉर्ट होती है विद इन द न्यूक्लियस सेक्टर एरिया, मतलब 10⁻⁻15 तक एक्ट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁻16। तो ये क्या होती है? किस पे एक्ट करती है? सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अभी आपको बताया बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर ये एक्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होती है 10⁻⁻2,
ये इनफाइनाइट होती है, चार्ज पार्टिकल्स पे लगेगी। फिर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब इसको 1 मान के चलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इससे वीक, वीक न्यूक्लियर इससे वीक, ग्रेविटेशनल सबसे वीक, तो ये 1 होती है। इसका रेंज क्या होती है, शॉर्ट न्यूक्लियर साइज 10 पावर -15 मीटर, किस पे एक्ट करेगी, न्यूक्लियॉन्स पर या हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब जैसे ये न्यूट्रिनो है, ये तो बहुत लाइट वेट है, थोड़ी सी फोर्स लगी बाहर आ गया। हैवियर वाले नहीं आते, तो वो भी किस में कंसीडर होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अलोंग विद द न्यूक्लियॉन्स। क्लियर। फिर है हमारे पास यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में क्या है, देयर हैव बीन फिजिक्स जिन्होंने इन फोर्सेस को, मतलब इन फोर्सेस के बेसिस पर कुछ कंबाइन कर दिए। कैसे, जैसे इसाक न्यूटन आए, उन्होंने यूनिफिकेशन में क्या अचीवमेंट क्या थी उनकी, उन्होंने यूनिफाई कर दिया था सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स दोनों को। फिर ऑर्स्टेड आए, उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो दो अलग अलग माने जाते थे कि इलेक्ट्रिक तो होता है चार्जेस की वजह से, मैग्नेटिक होता है मैग्नेट की वजह से, उन्होंने बोल दिया कि चार्ज भी जब मूव करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। तो उन्होंने यूनिफाई कर दिया था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना को टू गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर आए मैक्सवेल, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, साथ में मतलब लाइट भी ले आए, ऑप्टिक्स भी ले आए। तो जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मतलब उसने लाइट को भी कंबाइन कर दिया। एक और आई कौन सी, शेल्डन ग्लैशलो, इन्होंने क्या किया था, आइडिया दिया था इलेक्ट्रोवीक फोर्स का, जो कि कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर। पहले इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंबाइन हुए, फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और लाइट कंबाइन हुए, फिर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक को भी कंबाइन कर दिया। ये सारी यूनिफिकेशंस ही हैं, किसकी अचीवमेंट्स हैं यूनिफिकेशन में। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फिजिसिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। आज जो हमारी लाइफ है वो इतनी कंफर्टेबल क्यों है, क्योंकि हमने साइंस में इतना काम किया है। जो फिजिसिस्ट थे, इतने साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इतना काम किया। आज तो हमारी जो लाइफ है वो, मतलब पहले से हम सोचें तो आपको खुद भी पता है कि कितनी कंफर्टेबल हो चुकी है, कितनी कन्वीनियंट हो चुकी है। आज तो हमें पता ही नहीं है कि जब लाइट जाती है तो हमें कैसे गर्मी लगेगी, उसी टाइम इन्वर्टर ऑन हो जाते हैं। तो जो हमें मशीनों से काम हो जाता है, अगर खुद करना पड़े सारा काम तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें, अगर हम खाना भी खाते हैं, एक रोटी भी खानी है, तो वो जो रोटी बनती है किसान उसको उगाते हैं, मशीनों से काम हो जाता है, कटाई हो जाती है, बन जाता है, आटा पिस जाता है। अगर यही सारा काम बाय हैंड करने पड़ जाए फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। एक रोटी भी बहुत मुश्किल है बिना मशीन से। तो साइंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट अचीवमेंट जो है यूनिफिकेशन की वो किसकी थी, रूबिया और साइमन की थी। इन्होंने वेरीफाई कर दिया था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स। ओके।